हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स हमारे चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे, जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो हमने कर लिए थे अच्छे से, जिस पर हमारे जो चैप्टर के कुछ टॉपिक्स थे वो भी हमने साथ साथ कवर कर लिए थे। अब आज आगे हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। चलिए तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस तरीके, जहां पर फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड, रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड, जंक से रिलेटेड और जंक को किस प्रकार से हटाया जा सकता है उससे रिलेटेड, कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे कि विनेगर और बेकिंग सोडा से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा क्रिस्टलीकरण क्या होता है, और ये जो परिवर्तन हम देखते हैं यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये हमने देखे थे और इनके कई सारे एग्जाम्पल समझे थे कि भौतिक परिवर्तन के क्या एग्जाम्पल हैं और रासायनिक परिवर्तन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गिव रिवीजन। यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए तो जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है हमें पता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी हमें पता है, साथ साथ हमें एक एग्जाम्पल भी इसका लिखना है। चलिए तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यह सामान्यतः उलटने योग्य होता है। यानी कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल। ये कैसा होता है, सामान्यतः उलटने योग्य होता है, जैसे कि बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना। अब बच्चों, जैसे बर्फ है तो ये क्या होती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बर्फ किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। और जब टेम्परेचर कम किया जाता है, देखो सब खेल क्या है यहाँ पर, तापमान क्या है, तो तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो बर्फ जो है पानी में परिवर्तित हो जाएगी, और तापमान अगर घटा दिया जाए तो पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये चेंज कैसा है, हमने कहा ये है भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, पहले बर्फ है फिर पानी है, पानी से वापस बर्फ बन जाएगी, कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है, तो पानी ही ना, पानी को ही जमा करके बर्फ बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता और इसकी रासायनिक संरचना भी सेम रहती है। ठीक, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है और यह सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे लोहे का जंग लगना, कागज का जलना। अब देखो बच्चों, लोहे का जंग लगना यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लोहे की कील है, अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो लोहे की कील है बच्चों, तरीके से इसमें हमें क्या दिखता है कि इस तरीके से भूरा भूरा कुछ हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से ब्राउन ही हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्राउन क्यों होती है बच्चों, क्यों होती है, किस वजह से होती है? ये ब्राउन होती है, इसके बीच में ऑक्सीजन, वाटर, है ना, मॉइस्चर, नमी, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। ये जो ऑक्सीजन है, पानी है, मॉइस्चर यानी कि नमी है, ये लोहे के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, जंग फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि रस्ट फॉर्मेशन करते हैं। जंग तब लोहे पर लग जाता है। ठीक, यानी कि आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड ये बेसिकली बनाते हैं बच्चों। ठीक, तो इतना आपको पॉइंट नोट कर लेना है और समझ लेना है। यानी कि फिजिकल चेंज इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द चेंज इज यूजुअली
रिवर्सिबल, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पिघलना। दूसरी बात करें केमिकल चेंज की, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है, और द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, और चेंज कैसा है, सामान्यतः इरिवर्सिबल है, यानी कि अपरिवर्तनीय। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना। अब देखो कागज का जलना क्या होता है, देखो कागज का जलना, जैसे हम कहें कि कागज है, कागज जलता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बर्न होता है, तो क्या बनाता है, राख बनाता है। क्या बनाता है, राख बनाता है। अब क्या इसे पलटाया जा सकता है, राख से वापस कागज बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक, और दूसरी चीज इनकी क्या है, रासायनिक संरचना भी अलग है, और यहाँ पर जो है एक नया पदार्थ तो बन रहा है ना, कागज से राख बन रही है, राख तो नया पदार्थ है, जबकि यहाँ पर बर्फ से क्या बन रहा था, पानी बन रहा था, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए और उसे रोकने के उपाय बताइए। चलिए, तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, यानी कि रस्टिंग क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, जहां पर आयरन रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ और बनाता है आयरन ऑक्साइड। ये जो आयरन ऑक्साइड है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। ठीक, यानी कि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें लोहा जल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संपर्क में आकर, जल और ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बनाता है। ठीक, दूसरी चीज, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, और इसको जंग लगने की प्रक्रिया से कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि हमने बच्चों पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम किसी भी जो आयरन की कोई चीज होती है, यानी कि लोहे की कोई भी वस्तु है, उसको कैसे बचा सकते हैं, या तो उसको पेंट लगा सकते हैं, उस पे तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट नहीं लगेगा। या हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन है क्या, इसमें क्या करते हैं, हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। ठीक, चलिए, पेंटिंग द सर्व आयरन सरफेस, यानी कि लोहे की सतह पर पेंट करना। या दूसरा पॉइंट है हमारे पास, तेल या ग्रीस लगाना, या गैल्वेनाइजेशन, यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। जिंक या क्रोमियम भी हम लेते हैं बच्चों, जिंक या क्रोमियम, द अप्लाइंग गैल्वेनाइजेशन यानी कि कोटिंग आयरन विद जिंक। ठीक है, किस प्रकार से, अगर हमारे पास बच्चों लोहे की कोई भी रॉड है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, तो इसके बाहर से क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर मॉइस्चर का, वाटर का, ऑक्सीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पेंट लगा दे इसके सरफेस पर। तो हमने देखा होगा बच्चों, जो हमारे घरों में ग्रिल रहती है, घर के आगे ग्रिल देखी है ना, रहती है घर के आगे ग्रिल, जो वो ग्रिल होती है वो लोहे की होती है, तो उस पर क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है, या तो उस पर क्या कर देते हैं, वो जो लोहे की जो ग्रिल रहती है घर के आगे, उस पर जो है काला पेंट कर देते हैं ना, काला पेंट, इसीलिए तो करते हैं ताकि वो जंग से बचा रहे। जैसे ये पेंट निकलने लगता है तो दोबारा उस पर पेंट की परत चढ़ा देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अब जैसे जैसे बच्चों बड़े बड़े समुद्र के जहाज होते हैं, अब बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, समुद्र के जो जहाज होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लोहे से बने हुए होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये जहाज तो पूरा पानी में डूबे हुए होते हैं, आधा, है ना, पानी में डूबे हुए होते हैं, जिससे कि इन पर जंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा जहाज जो है जल्दी जल्दी भी क्या होते हैं, खराब भी होते हैं। तो अब क्या किया जाता है, उन पर जो है पेंट किया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन की वजह से जो है उनको थोड़ा
सेफ रखा जा सकता है। नहीं तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा जो जहाज होते थे ज्यादातर डूब जाते थे, खराब हो जाते, जंग लग जाता था। ठीक है, अभी भी आप घरों में देखिए कुछ अगर लोहे की चीज ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसे ही रखी हुई है, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड बना करके उसमें जंग लग जाता है, और जंग क्या कर देता है, उसे पूरा मेटल को पूरा खा जाता है, पूरा खोखला कर देता है। ठीक, चलिए तो ऐसे हम मेटल को यानी कि लोहे को बचा सकते हैं जंग लगने से। तो नोट कर लीजिए बच्चों ये वाला आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप में, आपसे कोई 2 या 3 क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स में से और इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या है। तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, देखो एक तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ बनता है। दूसरी चीज हमें ये पता है कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो है कलर भी चेंज हो सकता है, स्मेल भी चेंज हो सकती है, और यहाँ से गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो इतनी चीजें तो हमें पता है जो हमने चैप्टर में पढ़ी। चलिए तो यहाँ पर एक एक करके रीड करते हैं बच्चों। सबसे पहले नया पदार्थ बनता है, पहली विशेषता क्या है रासायनिक परिवर्तन की, कि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। फिर यहाँ पर ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि लाइट, और गैस उत्पन्न होते हैं। हीट, लाइट और गैस यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं रंग या गंध में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कि जो रंग है या गंध है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। सिंपल, जैसे हमने कहा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं, पलट नहीं सकते। जैसे हम बर्फ से पानी बनाते हैं, पानी से बर्फ बना सकते थे, तो वो तो हमारा क्या था, वो तो हमारा फिजिकल चेंज था। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले लोहे से रस्ट में लगाओ और रस्ट को वापस लोहे में। ठीक, तो ऐसा नहीं होता। अगली चीज यहाँ पर हीट और लाइट और गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। अगला है चेंज इन कलर और स्मेल में अकर, यहाँ पर कलर और स्मेल में चेंज आ सकता है। ठीक है, परिवर्तन हो सकता है। चलिए बच्चों, तो ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, फिर आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। वैसे हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि बच्चों क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, और ये जो है इवेपोरेशन से कैसे भिन्न है। यानी कि क्रिस्टलीकरण क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर क्रिस्टलीकरण लिख लेना है। क्रिस्टलीकरण क्या है और यह वाष्पीकरण से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। चलिए, अब क्रिस्टलीकरण क्या है बच्चों, क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें घोल से ठोस क्रिस्टल बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, घोल से ठोस क्रिस्टल बनाए जाते हैं। यह शुद्ध पदार्थ
प्राप्त करने का तरीका है। ये कैसा तरीका है? शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने का एक मेथड है। ठीक। अगला, जबकि वाष्पीकरण में जल को गर्म करके हटाया जाता है, लेकिन इसमें अशुद्धियां रह सकती हैं। तो यहाँ पर तो हमें क्रिस्टलीकरण में तो हमें शुद्ध पदार्थ मिल रहा है, जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है? जल को गर्म करके हटाया जाता है, लेकिन अशुद्धियां रह सकती हैं। तो क्रिस्टलीकरण अधिक प्रभावी है और शुद्धता देने वाली प्रक्रिया है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलीकरण है जो क्या है, जो क्रिस्टलीकरण है वो क्या है? अधिक प्रभावी है। क्या है बच्चों? अधिक प्रभावी है। चलो, तो क्रिस्टलीकरण क्या है? अधिक प्रभावी है। तो सिंपल यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? सॉलिड क्रिस्टल यानी कि ठोस क्रिस्टल बन रहे हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इट गिव्स प्योर सब्सटेंस। इस सॉल्यूशन से, और ये क्या देता है? प्योर सब्सटेंस देता है, यानी कि शुद्ध पदार्थ देता है। जबकि इवेपोरेशन से क्या होता है? रिमूव्स वाटर बाय हीटिंग बट मे लीव इम्प्योरिटीज। वाटर को हटाया जाता है गर्म करके, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों अशुद्धियां रह सकती, हो सकता है कि अशुद्धियां रह जाएं। इसीलिए जो क्रिस्टलाइजेशन है इज मोर इफेक्टिव फॉर प्योरिफिकेशन। इसीलिए शुद्धता के लिए, अगर हम शुद्धता की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों जो क्रिस्टलीकरण है वो ज्यादा क्या है? प्रभावी है, मोर इफेक्टिव है। ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना है कि क्रिस्टलीकरण क्या है और इवेपोरेशन क्या है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है। चलिए बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए इस आंसर को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा विद एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें सिरका और बेकिंग सोडा की प्रतिक्रिया को एक प्रयोग द्वारा समझाइए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने सेम रिएक्शन पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि सिरका को और बेकिंग सोडा को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है वो हमें यहाँ पर प्रयोग भी करके दिखाना है। देखो, जब सिरका, अब सिरका में क्या होती है? एसिटिक एसिड होती है। और बेकिंग सोडा जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है? एक क्षार है। ठीक है, सिरका क्या है? एक अम्ल है और बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षार है। तो इनको जब मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, और ये बुलबुले किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है? सिरका ले लेना है, फिर उसमें बेकिंग सोडा डालना है, फिर हमें क्या दिखेगा बच्चों? गैस के कारण बुलबुले बनते हैं, और गैस के कारण हमें बुलबुले बनते दिखेंगे। और गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन जब होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सिंपल, व्हेन विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा, जो जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। कैसे? बुलबुलों के साथ, बबल्स के साथ। ठीक, तो क्या करना है? हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, विनेगर डालना है, देन बेकिंग सोडा डालना है, फिर हमें दिखेगा बबल्स विल फॉर्म ड्यू टू द गैस रिलीज। तो बबल्स हमें बनते हुए दिखेंगे। गैस रिलीज होती है तो बबल्स बनते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब हाउ अ चेंज इन टेम्परेचर कैन इंडिकेट अ केमिकल चेंज। अब कैसे तापमान में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सकता है, कैसे दर्शा सकता है, चलिए तो जानते हैं। कई रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा या तो अवशेष होती है या तो उत्सर्जित होती है, यानी कि या तो अब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। ठीक, उदाहरण, जब चूना यानी कि क्विक लाइम पानी में मिलाया जाता है तो बर्तन गर्म हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक, चलिए तो हमने कहा कि कैसे तापमान में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इन मैनी केमिकल चेंजेस, बहुत सारे केमिकल चेंजेस में हीट या तो अब्जॉर्ब होती है ना, अवशेषित होती है, या तो रिलीज होती है यानी कि उत्सर्जित होती है। जैसे कि क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, जब पानी में क्या डालते हैं, क्विक लाइम डालते हैं, ठीक है, या चूना जिसे हम कहते हैं। द कंटेनर बिकम्स हॉट, तो कंटेनर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे इंडिकेटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद हीट रिलीज, जो हमें क्या दर्शा रहा है, जो क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हीट क्या हो रही है, यानी कि ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से तापमान में परिवर्तन हीट रिलीज होना या हीट अब्जॉर्ब होना बताता है हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, सॉरी केमिकल चेंज के बारे में। ठीक, चलो, तो कई रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा या तो अवशेषित होती है या तो उत्सर्जित होती है, यानी कि या तो अब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। जैसे कि जब चूना पानी में मिलाया जाता है तो जो कंटेनर है या बर्तन है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो क्या बताता है कि रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया में हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ठीक, चलिए तो ये थी इतनी बात कि कैसे हम बता सकते हैं। तो ये आंसर भी बच्चों आपको नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न्स, इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो सिंपल, अगर सिर्फ मोम जलता तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि मोमबत्ती जल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जबकि हम कहते हैं कि अगर मोम है, सिर्फ मोम पिघल रहा है, तब तो कैसा चेंज होता है, ये फिजिकल चेंज होता। चलिए तो रीड करते हैं। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर बनते हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन रहा है, इसीलिए ये भी क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम बात करें मोम का पिघलना, है ना, यानी कि वैक्स का मेल्ट होना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो आंसर आपको ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या पूछा गया है, कि कैंडल का जलना यानी कि मोमबत्ती का जलना पूछा गया है या मोम का पिघलना पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अ केमिकल चेंज, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन। यानी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है, अपने अवलोकन का वर्णन कीजिए, यानी कि आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसका वर्णन करना है। चलिए, तो जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है, क्या करता है, हवा में जलता है, तो ये तेज सफेद चमक चमक के साथ जलता है। ठीक, और सफेद राख जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है वो बनाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, इस कारण यह रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल सी बात है, नया पदार्थ बन रहा है। जैसे हम सिंपल लिखते हैं कि मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक नया पदार्थ है। ठीक,
तो वही यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स व्हाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए राख बनाता है, कौन सी राख? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO कहते हैं। A new substance is formed, so it is called chemical change। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बन रहा है, इसीलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है बच्चों। बच्चों आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए, जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने अच्छे से समझा, और सारे टॉपिक्स जो भी चैप्टर के जो भी टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और पूरा चैप्टर टॉपिक क्वेश्चन सब कुछ ही हमने चैप्टर का कवर कर लिया है। बाकी बच्चों मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।